नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और जो बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जीके के प्रश्न हैं वो भी आपके लिए लेकर आया हूं और हिंदी के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कांस्टेबल परीक्षा में और ट्रेडमैन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं को खलीफा की उपाधि दी थी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। उसने कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की थी इसके दौरान? तो उसने अल ईमान की उपाधि प्राप्त की थी, उल ईमान की और खिलाफत अल्लाह की उपाधि प्राप्त की थी। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी नागपुर। तो गायकवाड़ जो था वो बड़ौदा का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। ग्वालियर में सिंधिया तथा नागपुर में होलकर शासन करते थे। ग्वालियर में सिंधिया शासन करते थे और नागपुर में होलकर शासन करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मूरीस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? मूरीस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को मूल का अरब यात्री था। विभिन्न देशों की विस्तृत यात्रा के बाद यह कब आया था भारत में? 1333 ईस्वी में भारत में आया था और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था दिल्ली का। तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया 1353 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पाणिनि के अष्टाध्यायी पतंजलि के महाभाष्य तथा जयदित्य के कोशिका वृत्ति संबंध किससे हैं? पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य तथा जयदित्य के कोशिका वृत्ति संबंध किससे हैं? ऑप्शन नंबर है विधि के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी स्वप्न विज्ञान के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी भाषा विज्ञान के सिद्धांत। तो इन ग्रंथों का संबंध जो है वो संस्कृत व्याकरण से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है, व्याकरण के सिद्धांत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, महाबालेश्वर अवस्थित है? महाबालेश्वर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, महाराष्ट्र। महाबालेश्वर महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाबालेश्वर महाराष्ट्र की एक सुंदर पहाड़ी नगर है। यहाँ झील तथा सुंदर बाग हैं। या पुणे से 120 किलोमीटर दूर है। या एक पर्यटक स्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर डी राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी, जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नारियल जूट उद्योग कहाँ पर केंद्रित? नारियल जूट उद्योग कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, केरल। भारत में नारियल जूट उद्योग दक्षिण भारत के केरल में स्थित है। वहां पर नारियल वृक्ष उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नारियल के उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पाद में भारत का विश्व में दूसरा स्थान हो जाता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, भारत का नारियल के उत्पाद में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान हो जाता है। और सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पर नारियल केंद्रित है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए केरल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? ऑप्शन नंबर ए रेशमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी ऊनी वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी कागजी वस्त्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊनी वस्त्र। भारत में धारीवाल और लुधियाना ऊनी वस्त्र के लिए सुविख्यात हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब में सबसे अधिक विकसित
विकसित है? धारीवाल एवं लुधियाना नगर ऊनी वस्त्र के लिए सुविख्यात हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है 335 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 337 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 339 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 455 मीटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई 1500 फीट मतलब कि 455 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भिलाई, ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर सी बोकारो, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है जमशेदपुर। भारत में आयरन एंड स्टील निर्माणशाला जमशेदपुर सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है क्योंकि यह कारखाना निजी क्षेत्र का एक स्टील संयंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गैबन, ऑप्शन नंबर बी गिनी, ऑप्शन नंबर सी गिनी बिसाऊ, ऑप्शन नंबर डी गुयाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है गुयाना। गुयाना दक्षिण अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। गुयाना दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी तरफ देश। तो ऑप्शन नंबर ए है सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी तकलामकन चीन, ऑप्शन नंबर सी काराकुम तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर डी गिब्सन ब्राजील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिब्सन ब्राजील। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है, ब्राजील में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में 1,56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 1,56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हलमाहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई सन 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हलमाहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई सन 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जापान, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। यह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका सन 2007 में विस्फोट हुआ था। यह ज्वालामुखी पर्वतीय इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित है। इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित है। किसका उच्चतम शिखर है? तो यह हलमेड़ा का उच्चतम शिखर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी 326 अनुच्छेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के सभापति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन 3 स्थितियों में बुलाए जाते हैं। तो कौन कौन सी स्थितियों में बुलाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। पहली स्थिति है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार करने पर, और दूसरी है एक सदन द्वारा सुझाए गए संशोधन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार करने पर, और तीसरी है एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन के पास भेजा जाए और सदन विधेयक 6 माह तक उस पर कोई निर्णय ना ले। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? इजी क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए अमर अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर सी हामिद अंसारी, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जगदीश
धनखड़ जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम दया हत्या को कानूनी बनाया गया? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम दया हत्या को कानूनी बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी नेदरलैंड। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, नेदरलैंड। यूरोपीय देश नेदरलैंड विश्व का प्रथम देश है जहां सरकार ने दया हत्या को कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया है। 1993 में नेदरलैंड में यूथेनेसिका को विविध मान्यता न देते हुए भी डॉक्टरों को असाध्य रोगियों को क्या मृत्यु देने की छूट दे दी गई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन सन 2018 का आयोजन 23 से 24 जनवरी के बीच कहां किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन सन 2018 का आयोजन 23 से 24 जनवरी के बीच कहां किया गया? ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम भारत, ऑप्शन नंबर बी सोची रूस, ऑप्शन नंबर सी संघाई चीन, ऑप्शन नंबर डी कोलंबो श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम भारत। तिरुवनंतपुरम भारत में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन सन 2018 का आयोजन 23 से 24 जनवरी के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस जो है वो विषाणु जनित बीमारी है। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित यकृत रोग है। यह यकृत को प्रभावित करता है या दूषित जल और रक्तदान से और संक्रमित सुई से फैलता है। किससे किससे फैलता है? दूषित जल से, रक्तदान से और संक्रमित सुई से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? ऑप्शन नंबर ए है एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर बी पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर डी एंटेरोकार्बिनॉल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। इसकी खोज किसने की थी पेनिसिलिन की? तो इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और कब की थी? 1928 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एलम, ऑप्शन नंबर बी कैलोमल, ऑप्शन नंबर सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए कई प्रकार की पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरियन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड आदि। और बर्तन को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ईंधन की तरह, ऑप्शन नंबर बी स्नेहक की तरह, ऑप्शन नंबर सी विबंधक की तरह, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विबंधक की तरह नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्त को जाना जाता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विभवमापी, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मापी, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट मापी। वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान की अभिभावक निहित है। भारतीय संविधान की अभिभावक निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान अभिभावक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया तथा संविधान की सर्वोच्च न्यायालय की अंतिम रूप में संविधान का एक संरक्षण घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान की अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अगला प्रश्न है जीके का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 25, पाकिस्तान की किस महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता को मरणोपरांत संयुक्त पद मानवाधिकार पुरस्कार सन 2018 प्रदान किया गया? पाकिस्तान की किस महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता को मरणोपरांत संयुक्त पद मानवाधिकार पुरस्कार
पुरस्कार सन 2018 प्राप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए सबीन महमूद, ऑप्शन नंबर बी नजमा सादिक, ऑप्शन नंबर सी आसमा जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी आसमा जहांगीर को। आसमा जहांगीर पाकिस्तान की ऐसी महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जिनको मरणोपरांत संयुक्त पद मानवाधिकार पुरस्कार सन 2018 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगले पार्ट पर चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हिंदी का है। प्रश्न नंबर 26 है स्थावर का विलोम होगा। स्थावर का विलोम होगा। स्थावर का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए जंगल, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी जंगम, ऑप्शन नंबर डी स्थापना। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो जंगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ये फल उनके लिए है इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ये फल उनके लिए है इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ऑप्शन नंबर ए अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता, ऑप्शन नंबर सी उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान उनके लिए का रेखांकित अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। स्वसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। स्वसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सदा सत्य बोलो, ऑप्शन नंबर बी बाएं हाथ से काम करने वाला, ऑप्शन नंबर सी जिसने बहुत कुछ सुना हो, ऑप्शन नंबर डी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाएं हाथ से काम करने वाला स्ववाची हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। सियार का तत्सम क्या है? सियार का तत्सम क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी सियार, ऑप्शन नंबर सी सियालक, ऑप्शन नंबर डी श्रीगाल। तो इसका जो सही तत्सम शब्द हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है श्रीगाल। सियार का तत्सम शब्द श्रीगाल। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए गुरुकुलवासी, ऑप्शन नंबर बी छात्रावासी, ऑप्शन नंबर सी अंतेवासी, ऑप्शन नंबर डी आश्रमवासी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला छात्र हमेशा अंतेवासी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ क्या है? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ऑप्शन नंबर ए है कंगले को किसी हानि की आकांक्षा नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी गंभीर रोगों की चिकित्सा संभव नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, ऑप्शन नंबर डी बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का कोई भय नहीं रहता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का कोई भय नहीं रहता। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। क्रंदक प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रंदक प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी धातु, ऑप्शन नंबर डी विशेषण। तो धातु में जोड़े गए प्रत्यय से क्रंदक बनते हैं। जैसे लिख प्लस आई बन जाता है लिखाई। तो किसके साथ जुड़े जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी धातु के साथ जुड़े जाते हैं। क्रंदक प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए राम, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी विष्णु, ऑप्शन नंबर डी ब्राह। तो जनार्दन जो है वो ऑप्शन नंबर सी विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। विस्तृत का विपरीतार्थक है। विस्तृत का विपरीतार्थक है। ऑप्शन नंबर ए संकुचित, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन नंबर सी मैदान, ऑप्शन नंबर डी विशाल। तो फ्रेंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संकुचित। संकुचित जो है विस्तृत का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। आगे नाथ ना पीछे पगैया का क्या अर्थ है? आगे नाथ ना पीछे पगैया का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए जिसका पूरा परिवार है, ऑप्शन नंबर बी अधिक धनी होना, ऑप्शन नंबर सी किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। आगे नाथ ना पीछे पगैया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न जो दिए गए हैं नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी शब्द है। भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है। मतलब प्रत्येक के 3 जो हैं पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी शब्द है उसी का चयन करना है। ऐसा सेट जो है वो बीएसएफ कांस्टेबल और बीएसएफ ट्रेडमैन में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 36। आंधी। तो आंधी के 3 पर्यायवाची और एक इसमें भिन्नार्थी शब्द है उस चयन करना है। तो आंधी का पर्यायवाची बवंडर हो जाता है और आंधी का पर्यायवाची भयंकर, क्योंकि आंधी भयंकर भी होती है ये भी हो जाता है, और आंधी का पर्यायवाची तूफान भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अंधड़। भिन्नार्थी शब्द इसमें अंधड़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। तरु। ऑप्शन नंबर ए विपट, ऑप्शन नंबर बी तड़ाक, ऑप्शन नंबर सी पादप, ऑप्शन नंबर डी दुर्म। तो इसमें 3 जो है वो पर्यायवाची शब्द हैं और एक भिन्नार्थी शब्द है। तो वो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर
नंबर सी हो जाता है पादप। बाकी तरु का पर्यायवाची विपट, तड़ाग और दुर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। नीचे दिए गए शब्दों में से चयन करें एक की वर्तनी शुद्ध है। नीचे दिए गए शब्दों में से चयन करें एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जागृत, ऑप्शन नंबर बी उजियानिया, ऑप्शन नंबर सी अंतर्ध्यान, ऑप्शन नंबर डी अभ्यारण। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जागृत। जागृत की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निर्दय का विलोम शब्द होगा। निर्दय का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए साहृदय, ऑप्शन नंबर डी सहाय, ऑप्शन नंबर सी सभय, ऑप्शन नंबर डी सदय। तो जो निर्दय का विलोम शब्द हो जाएगा वो सदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस सेट का। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए हाहुड़द, ऑप्शन नंबर बी अछुए, ऑप्शन नंबर सी अछूत, ऑप्शन नंबर डी अचगुरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा अछूत। अछूत की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।